हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा फूड इन आवर लाइफ। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि फूड के बारे में भी क्या कुछ पढ़ना होता है। फूड तो हमारा फेवरेट फूड है, उसे खा जाओ, या राजमा राइस है, छोले भटूरे है, खा के उसे खत्म करो। नहीं बच्चों, कि जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन क्या हो सकता है? वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाते हैं तो वो हमें हेल्दी बनाता है, और साथ के साथ यही खाना आपको आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत भी देता है। और ये हम समझेंगे अपनी एक्सपर्ट शमा मैम के साथ। हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपसे चंचला मैम ने बताया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके ईवीएस का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है फूड इन आवर लाइफ। चंचला मैम ने ये भी हमें बताया है कि हमारे लाइफ में फूड क्यों इम्पोर्टेंट है और वो क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या क्या रोल प्ले करता है फूड हमारे लाइफ में। फूड तो सबसे पहले हेल्प करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ होने में, ठीक है, और साथ ही साथ फूड हेल्प करता है हमारे बॉडी को डिजीजेस से लड़ने में। बॉडी को हमारे हेल्प करता है फूड, जो प्रॉपर इंटरनल फंक्शंस होते हैं ना हमारे बॉडी में, उनको अच्छे से फंक्शन करने में। तो आपने देखा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना से जो हमें ताकत मिलता है, तो इतनी सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। इसीलिए कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं ना, अच्छे से खाना खाया करो। ठीक है, तो आज मैं और आप, हम दोनों लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि फूड कितना जरूरी है। पर एक बात ये भी है कि फूड कैसे हम लोगों तक हमारे प्लेट्स में आता है। तो बच्चों, ये तो हमने समझा कि फूड का हमारी लाइफ में क्या रोल है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो खाना जिसे हमें पकाना पड़ता है, और एक ऐसा खाना जिसे हम बिना पकाए भी खा सकते हैं। अगर मैं पकाने की बात करूँ तो दाल तो हम कच्ची नहीं खा सकते, तो दाल चावल तो हमेशा हमें उबाल के ही खाने होते हैं। और बात हुई यहाँ पर हमारी सैलेड की, तो हमारे पास कुकुम्बर है, टोमेटो है, इन सब चीजों को हम बिना पकाए भी खा सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट फूड। पर अब यहाँ पर एक बात आती है कि चाहे हमें खाना पकाना हो या चाहे हमें खाना ऐसे ही खाना हो, पर पहले हमारे पास खाना तो होना चाहिए। अब ये खाना आता कहाँ से? ये जो फूड है, ये हमारी प्लेट तक किस तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है, ये बात अब आज हम समझने वाले हैं। सो माय डियर लर्नर्स, अभी मैम ने आपको बोला कि किस तरीके से जो फूड है वो हमारे प्लेट तक पहुंचता है। ठीक है, इन्होंने आपसे एक और बात कही है कि कुछ फूड्स को हम ऐसे ही खा सकते हैं, मींस रॉ खा सकते हैं, और कुछ फूड्स को हमें पकाना पड़ता है। तो कौन से फूड्स हैं जो हम रॉ खा सकते हैं? वो होते हैं हमारे सैलेड के जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रॉ खा सकते हैं। और राइस, व्हीट, ठीक है, मेज, बार्ले, इन सबको हमें क्या करना है, पका के खाना है। ठीक है, बट माय डियर स्टूडेंट, हियर क्वेश्चन कम्स कि किस तरीके से आपका जो खाना है वो हमारे प्लेट में फील्ड से पहुंचता है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं। You all know my dear students, फार्मर, ठीक है, फार्मर ही तो होते हैं वो जो हेल्प करते हैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को, और जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो करने में। तो फार्मर्स क्या क्या ग्रो करते हैं आप देख सकते हो। फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल, सीड्स, स्पाइसेस, ये सब कौन ग्रो करता है? ये सब हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और फार्मर्स ग्रो करते हैं 3 टाइप के जो हमारे सीजन्स है हमारे इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखते हैं वो कौन सा प्रोसेस है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या करते हैं वो फूड को ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो फील्ड को तैयार करते हैं। वो कैसे फील्ड को तैयार करते हैं आप देख सकते हो, प्लोइंग एंड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले प्लोइंग का मेथड करते हैं ट्रैक्टर्स की हेल्प से। ठीक है, या पहले क्या होता था, ये बैल के हेल्प से अपने फील्ड को वो प्लो करते थे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स वो ऐड करते हैं ताकि इजीली जो सीड्स, इसके बाद प्लॉगिंग करने के बाद, प्लोइंग करने के बाद फील्ड्स को वो जब सीड्स उसमें डालेंगे तो क्या हो, सीड्स बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से
उग पाए। वो कैसे उगेगा? फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखो फार्मर ने क्या किया, प्लोइंग कर ली फील्ड की, ठीक है, सीड्स को भी लगा दिया, मींस सीड्स की भी बुआई कर दी। अब बारी आती है यहाँ पे इरिगेशन की। ठीक है, तो इरिगेशन का क्या मतलब है माय डियर लर्नर्स? आप देख सकते हो रेगुलर वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। ठीक है, अब देखो इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब आपने पौधे तो लगा दिए, सीड्स तो लगा दिए, बट यू नीड वाटर, आपको उसको पानी भी तो देना होगा। जब आप पानी दोगे तभी तो वो अच्छे तरीके से क्या होगा, ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो वो जो मेथड होता है जिसमें आप अपने फील्ड्स में, हम लोग नहीं, हमारे जो फार्मर भाई हैं, भाई बहन, वो लोग जब पानी देते हैं उसी को कहा जाता है इरिगेशन। ठीक है, अब ये देखो regular spraying of insecticides and pesticide is also ensured for the protection of crops from insects and pests। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की हेल्प से क्या करते हैं हमारे फार्मर्स? इंसेक्ट्स और पेस्ट जो भी हमारे क्रॉप्स में लगते हैं उनको वो दूर रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा ना, खेतों में एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है जो बहुत ही स्कैरी सा होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है स्केयर क्रो। ठीक है, तो इसी स्केयर क्रो की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे यहाँ पे बर्ड्स होती है, क्योंकि बर्ड्स भी क्या करती हैं, खा जाती हैं, उस सीड्स को खा जाएंगी, तो जब बर्ड सीड्स खा जाएंगी तो क्रॉप कहाँ से होगा? तो इन बर्ड्स को हटाने के लिए स्केयर क्रो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं। ठीक है, चलो सो बच्चों, अब हमने समझ लिया कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप कर कर फार्मर्स हमारे पास हमारे फूड को लेके आते हैं। बच्चों, आप देख रहे हो कि किस तरीके से पहले उन्होंने सॉइल को मेंटेन करा, उसके बाद उसमें सीड ग्रो करे, और इन सीड को ग्रो करने के साथ साथ उन्होंने बर्ड से भी अपनी लड़ाई करी, अपने साथ उन स्क्रे क्रो को खड़ा कर कर। तो बच्चों, फार्मर्स का जो काम है, वो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। बट अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या इन सारे स्टेप्स में क्या हमारा जो सीजन है, क्या वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है या फिर नहीं? तो चलिए इसे समझते हैं। सो माय डियर लर्नर्स, अभी मैम ने पूछा कि सीजन्स का क्या रोल होता है, जो कि मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था। सीजन्स का रोल यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपसे बताया था कि इंडिया में बेसिकली 3 टाइप के सीजन्स पाए जाते हैं, मतलब क्रॉपिंग सीजन्स। पहला है आपका खरीफ सीजन। खरीफ सीजन को हम लोग समर सीजन या मॉनसूनल सीजन भी कहते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस, चावल। ठीक है, फिर दूसरा सीजन हमारा आता है रबी का सीजन, जिसे हम कहते हैं विंटर सीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या है रबी सीजन का? व्हीट है। और इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी का भी सीजन हमारे इंडिया में पाया जाता है, जो खरीफ और रबी के बीच में आता है, उसे कहा जाता है ज़ैद। ठीक है, आप लोगों को वाटरमेलन पसंद है, कुकुम्बर पसंद है, मस्क मेलन। ठीक है, तो ये सब कौन से सीजन के क्रॉप्स हैं? ये सारे के सारे ज़ैद के हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को बोते हैं। ओके, सो बच्चों, अब हमने समझ लिया कि सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने ये भी समझ लिया कि एक फार्मर को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हमारी फील्ड में जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो हो चुकी है। तो इसके बाद हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, आइए उसे समझते हैं। ओके, तो मैम ने अभी पूछा यहाँ पे कि अभी तो खेतों में आपने लगा दिए क्रॉप्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है? सीजन्स के अकॉर्डिंग तो हमने क्रॉप्स लगा लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब अगला हम लोग क्या काम करने वाले, मतलब हमारे फार्मर्स अगला क्या काम करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम ने पूछा है। अगला फिर स्टेप हमारा आता है हार्वेस्टिंग का। ओके, जो अगला स्टेप हमारा आता है वो हार्वेस्टिंग है। वैसे हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग का मतलब है कटिंग ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। जो क्रॉप आपने लगा दिया है, अब क्रॉप्स क्या हो गए, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करके आपने बहुत अच्छी फसल उगा ली, मतलब फार्मर्स ने हमारे बहुत अच्छी फसल उगा ली। अब उन फसल्स को काटने का भी तो टाइम आता है, तो जब फसल को काटा जाता है उसी को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, वैसे हार्वेस्टिंग के बाद भी क्या होता है? हार्वेस्टिंग के बाद हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने क्रॉप्स को वो पैक करते हैं और मार्केट में ले जाके सोल्ड कर देते हैं।
सो अब हमें ये भी पता चल गया है कि जब हमारी क्रॉप पूरी ग्रो हो जाएगी तो उसका लास्ट स्टेप है हमारी हार्वेस्टिंग, यानी कि हम फील्ड में जाएंगे। हम क्या जाएंगे बच्चों, हमारे फार्मर्स फील्ड में जाएंगे और क्रॉप को कट कर कर हमारे पास दे देंगे। बट बच्चों, यहाँ पर तो एक और क्वेश्चन आता है, क्या फार्मर कभी घर पर आकर नॉक नॉक आपकी वेजिटेबल्स यहाँ पर है, आपके राइस और आपकी व्हीट यहाँ पर है, क्या कभी उन्होंने ऐसा कहा? या फिर हमें अलग अलग जगहों पे जाकर अपने वेजिटेबल और अपनी पल्सेस और राइस को कलेक्ट करना होता है? तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से ये जो खाने के बीच में एक मिडिल मैन का रोल प्ले होता है उसे, और किस तरीके से फार्मर से हमारे पास तक हमारा खाना हमारे लिए आता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अभी चंचला मैम ने अभी आपसे बोला कि जब फार्मर्स सोल्ड कर देते हैं मार्केट में लाके अपने क्रॉप्स को, तब क्या होता है, यहाँ पे मार्केट कैसा रोल प्ले करता है। चलो आ जाओ समझते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए हमारे जो फार्मर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब उनकी 2 कैटेगरी होती है। एक बिग फार्मर्स होते हैं, एक स्मॉल फार्मर्स होते हैं। अब ये बिग फार्मर्स कौन होते हैं देख लेते हैं। बिग फार्मर्स वो होते हैं जो लार्ज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो लार्जर अमाउंट में होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो किसान होते हैं, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में राइस की और वीट का कल्टीवेशन करते हैं। स्पेसिफिकली हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो वीट का कल्टीवेशन तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में करते हैं। ठीक है, अभी मैम ने आपसे बोला है मंडीज का कॉन्सेप्ट, रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट, तो ये सारे आपके मार्केट के ही अंदर आते हैं। कैसे आए, फार्मर्स ने क्रॉप उगा लिया, उसको काट भी दिया हार्वेस्टिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, अब वो आ गए मार्केट में अपने क्रॉप्स को सोल्ड करने के लिए। जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विलेज में ही सेल कर देते हैं या विलेज मार्केट में ही सेल कर देते हैं। उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है कि वो मंडीज में या मार्केट्स में आए। लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं उन्हें तो जरूरत है, वो क्या करते हैं, वो आते हैं मार्केट में और अपने क्रॉप्स को वो सोल्ड करते हैं, यहाँ पे आने के बाद सेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, देखो वो कैसे अपने इतने लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी को कैसे कैरी करते हैं। वो कैरी करते हैं ट्रक्स या ट्रेन्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये ट्रक्स और ट्रेन से आप लोग देखते होंगे ना कि ट्रक्स में मॉर्निंग के टाइम पे वेजिटेबल्स तो फ्रूट्स आते हैं, तो वो सब जब आते हैं तो क्या किया जाता है, उन्हें मंडीज में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो मंडीज में आपके पास शॉपकीपर्स और वेंडर्स होते हैं। ठीक है, मंडी में आप लोग देखते होंगे ये राइस की मंडी है, तो ये व्हीट की मंडी है, वेजिटेबल की मंडी है, तो ये फ्रूट की मंडी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस मंडी से शॉपकीपर्स और वेंडर्स, ठीक है, वेंडर्स कौन होते हैं, जो ठेले पे नहीं बेचते हैं सामान, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं और ये लोग फिर डोर टू डोर जाके बेचते हैं सामान को, मतलब कॉलोनीज में, गलियों में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो मार्केट हमारा है वो हमारे प्लेट तक खाना लाने में कितना हेल्प करता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ। आपने देखा फार्मर ने जो फील्ड को प्लो किया, वहां से लेकर, मतलब पहले क्या था, चावल लगा तो चावल का इतना छोटा सा बीज हमारे प्लेट में कितने सारे स्टेप्स से होता हुआ फाइनली पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि फार्मर ने लगा दिया और तुरंत हमने खा लिया, ऐसा नहीं है। आप देखते हो ना फार्मर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद इतना सारा ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारे प्लेट्स में खाना आता है। ठीक है, सो बच्चों, अब हमने ये तो समझ लिया कि हाँ, ये किस तरीके से हमारे पास हमारा खाना आता है। पहला, ये मार्केट प्लेस में जाएगा और मार्केट के थ्रू हमारे पास जो भी हमारे नियर बाय मार्केट्स होंगी वहां पर पहुंचकर हमें मिल जाएगा। बट अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या मुझे वेजिटेबल्स लेने के लिए मंडी जाना होगा और व्हीट और राइस लेने के लिए नियर बाय शॉप पर ऐसा क्यों? ये तो सब फार्मर ने ही दिए हैं, ऐसा क्यों? तो आइए अब ये समझते हैं कि जो फूड हमारे पास है ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है और किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके,
सो चंचला मैम ने सबसे पहले बात किया है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, इतना सारा क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, ठीक है। वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वो फ्रूट्स ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स के जो सबसे बेस्ट सोर्स हैं वो है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो आप अपने स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हो इतने टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे फार्मर्स उगाते हैं, और ये हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल से ही हमारे बॉडी में जो हमारे विटामिन और मिनरल्स की कमी है वो पूरी होगी, ठीक है। आओ चलो, फिर उसके बाद बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है माय डियर स्टूडेंट हमारे सीरियल से और पल्सेस से। तो सीरियल्स में आपके व्हीट और राइस आते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, जब हम खाना खाते हैं ना एनर्जी पूरी आ जाती है। वो कहाँ से आती है? इसी कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक है, और इसी प्रोटीन से आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो राइस, व्हीट, कॉर्न, मूंग, लेंटिल, किडनी बीन्स, तो ये सारे के सारे जो सोर्सेस हैं वो किसके सोर्सेस हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सोर्सेस हैं, ठीक है। अब देखिए जो पल्सेस हैं वो आपके ना बीन्स, ग्राम्स और बीन्स के भी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये बीन्स का मतलब आप देख सकते हो किडनी बीन्स हो गए आपके, ठीक है, पीज होते हैं, ओके। ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस हैं, समझ गए। तो अब आपको ये पता चल गया कैसे सीरियल और पल्सेस। सीरियल्स बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और पल्सेस आपके बेसिकली प्रोटीन के सोर्सेज हैं, ठीक है। अब बारी आती है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे फैट्स के सोर्सेज को देखने की, ठीक है। तो फैट्स कहाँ से मिलता है हमें? फैट हमें बेसिकली ऑयल से मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्पाइसेस, ऑयल सीड्स एंड बेवरेजेस, ठीक है। तो ऑयल सीड्स आप जानते हो, मैंने तो अभी बात किया खाना पकाने का, लेकिन खाना कैसे पकता है? तेल से पकता है, ठीक है। तो वो जो तेल आता है वो ऐसा नहीं है कि तेल बस ऐसी ही लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं। ये पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब वो पहले सीड्स के फॉर्म में होता है, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑयल में। तो कौन कौन से कॉमनली यूज्ड हमारे इंडिया में ऑयल सीड्स हैं? आप देख सकते हो सेसमे सीड्स, मस्टर्ड सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। तो ये वो सारे सीड्स हैं जिसकी हेल्प से हमारे घरों में खाना पकता है। इन्हें भी कौन ग्रो करता है? हमारे फार्मर्स, ओके। अब बारी आती है स्पाइसेस की। You all know my dear student, our country India, okay, our country India is world famous for its spice cultivation, ठीक है। इंडिया को कहा जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे इंडिया में केरला को कहा जाता है स्पाइस कैपिटल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आप देखते हो ना किचन में बहुत वो एक सर्कुलर बॉक्स होता है, उसमें काफी कलरफुल स्पाइसेस रखे होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस जो हमारे घरों में यूज होते हैं? वो है आपका टर्मरिक, सिन्नामन, चिलीज, पेपर, फेनुग्रीक सीड्स, ठीक है। तो ये सारे जो स्पाइसेस है हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है, कॉमनली अवेलेबल होता है। वैसे स्पाइसेस का काम क्या है? स्पाइसेस हमारे खाने को फ्लेवर देते हैं, टेस्ट देते हैं, और साथ ही साथ कलर भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से स्पाइसेस और ऑयल सीड्स हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ बेवरेजेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेजेस? बेवरेजेस का क्या मतलब है? बेवरेजेस का मतलब है टी और कॉफी। आपके घरों में सुबह सुबह पापा चाय पीते हैं, मम्मी चाय पीती हैं, ये कॉफी पीते होंगे, ठीक है। तो ये जो चाय और कॉफी होती है ये आपके बेवरेजेस के फॉर्म में हमारे पास रहता है। वैसे टी कहाँ से बनता है? देखते हो टी जो है आपका टी लीफ से बनता है, कॉफी जो है वो कॉफी बीन से बनता है। Here you can see tea, coffee and cocoa, okay? So in this way, my dear student, we have seen the different types of nutrients which is present in our food, okay? And we also have seen their sources. ओके बच्चों, यानी कि अब हम समझ चुके हैं कि ये जो हमारा फूड है ये सिर्फ फूड ही नहीं है, इसके पास तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरी हमारे पास होना बहुत जरूरी भी है। पर हर एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना, हर एक कैटेगरी से फूड को अपने पास लेके आना, शायद ये भी कोई ना कोई प्रोसेस है ही। तो चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं। Yes, very good question asked by चंचला मैम। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा चंचला मैम ने।
अभी जो हमने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की बात की है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे प्लेट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट आपका आता है बैलेंस डाइट का, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो बैलेंस डाइट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है? बैलेंस डाइट का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, provide our body carbohydrates, proteins, vitamins, fats and minerals in the proper amount, ठीक है? हमारी बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना ही विटामिन्स की भी जरूरत है, उतना ही फैट्स की भी जरूरत है, ठीक है? तो इसीलिए खाना हमेशा बैलेंस फॉर्म में खाना चाहिए। ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हो बट आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है। Okay, so in this way, my dear student, you can maintain the proper balanced diet for your body. चलिए, तो अब हमने वो प्रोसेस भी समझ ली है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि हर एक कैटेगरी में से एक एक फूड हमारी प्लेट में होना बहुत जरूरी है। तभी तो फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा, हमें हेल्दी बनाएगा और हमें डिजीज से लड़ने की ताकत भी देगा। पर अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये हमने अपनी बैलेंस डाइट तो बना ली, पर क्या ये बैलेंस डाइट आपके लिए, मेरे लिए और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं? Yes, absolutely right question. देखिए, बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी हमने देखा बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, बट बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बैलेंस डाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आप खाना प्रॉपर वे में नहीं खाते हो, ठीक है? मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि आप सिर्फ क्या करो, कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम कर रहे हो। आपने क्या किया, फैट का कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दिया। तो उससे जानते हो क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट की कमी हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी हुई, इट मींस आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट। And why you have to take proper balanced diet? Because if you are lacking in taking balanced diet, then क्या होगा, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है, वो जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है? मतलब आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बॉडी में वो भी सही अमाउंट में अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर वो सही अमाउंट में अवेलेबल नहीं होंगे, इट मींस आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है? सो my dear student, why we need balanced diet? We need balanced diet for our growing well and for staying healthy. इसीलिए always take a proper balanced diet in your food, okay? And always say thanks to our farmers. चलिए बच्चों, तो यानी कि हमें ये पता चला कि एक बैलेंस डाइट सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब हमारे पास हमारी बैलेंस डाइट होगी, तभी तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और अदर एलिमेंट्स भी प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो पाएंगे, और तभी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और हम डिजीज से फाइट कर पाएंगे। So I hope my dear learners, मैंने जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है? तो क्या करना है आपको बैलेंस डाइट लेना और साथ ही साथ हमारे फार्मर्स को भी थैंक्स बोलना है। तो बच्चों, आज ये चैप्टर पढ़कर मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे आशा है कि आपको भी ये चैप्टर पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा। सो बच्चों, अब हम इसी तरीके से मिलेंगे आपके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में।